आर्कटिक में जियोलॉजिस्ट जूलिया और ऑस्कर पानी के नीचे एक्सप्लोसिव्स लगाकर कुछ जरूरी एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं। तभी उन्हें एक इमरजेंसी कॉल मिलती है। तूफान की चेतावनी होती है, इसलिए बिना देरी किए उन्हें तुरंत निकलना पड़ता है। थोड़ी दूर एक रूसी सबमरीन किसी अनजान स्रोत से आने वाली हाई इंटेंसिटी आवाजों को डिटेक्ट कर रही होती है। उनके लिए ये काफी हैरानी की बात होती है जब उन्हें लगता है कि समंदर की सतह धीरे धीरे ऊपर उठ रही है। जूलिया के स्कैनर अचानक डिस्टर्ब होने लगते हैं और उसके कैंप के आसपास की बर्फ टूटने लगती है। वो अपनी रिसर्च उठाना चाहती है, लेकिन वक्त बहुत कम होता है। ऑस्कर तुरंत एक्शन लेता है और उसे स्नो मोटर में खींच कर ले जाता है। सबमरीन में टीम डिटेक्ट करती है कि ये आवाजें बायोलॉजिकल ओरिजिन की हैं और वो एक्शन लेने की तैयारी करने लगती है। लेकिन अचानक सबमरीन को किसी चीज से जोर का झटका लगता है। उधर ऊपर की सतह पर ऑस्कर और जूलिया जितनी तेजी से हो सके भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके पीछे की बर्फ भी तेजी से टूटती जा रही होती है। बदकिस्मती से बर्फ आगे भी टूटने लगती है और स्नो मोटर को ऊपर की ओर धकेल देती है। दोनों नीचे गिर जाते हैं और स्नो मोटर जोरदार धमाके के साथ फटकर बर्फ में ही डूब जाती है। जल्द ही उनका कैंप भी फटने लगता है और बचे हुए वैज्ञानिक धीरे धीरे पानी में डूबकर अपनी जान गंवा देते हैं। उधर सबमरीन पर लगातार डैमेज हो रहा होता है, सब कुछ हिल रहा होता है और लोग मुश्किल से अपनी सीटों पर टिके होते हैं। काफी संघर्ष के बाद वो आखिरकार फायर करने में कामयाब होते हैं और उसी रोशनी में पानी के अंदर कुछ विशाल टेंटेकल्स नजर आते हैं। एक आदमी शीशे की स्क्रीन से टकराकर दूर जा गिरता है और चोट लगने से बेहोश हो जाता है। एक और अफसर इमरजेंसी बाव को भेजने में कामयाब हो जाता है, ठीक उससे पहले कि सबमरीन पूरी तरह डूब जाए। रूसी मरीन के हेडक्वार्टर्स में जल्द ही उन्हें सबमरीन के अचानक गायब होने की सूचना मिलती है। चूंकि उस सबमरीन में बेहद अहम हथियार मौजूद होते हैं, वो देर नहीं करते। वो तुरंत एक रेस्क्यू टीम भेजते हैं ताकि या तो उन हथियारों को वापस लाया जा सके या फिर जरूरत पड़ने पर उन्हें वहीं तबाह कर दिया जाए। इस मिशन की कमान विक्टर को दी जाती है, जो उस डूबी हुई सबमरीन के कैप्टन का छोटा भाई होता है। उसके परिवार को डर होता है कि कहीं वो भी उसी तरह गायब न हो जाए। उसकी माँ उसे उसके मर चुके पिता की घड़ी गुड लक के लिए देती है। उसी रात विक्टर डॉक्स पर पहुंचता है और देखता है कि उसके पिता के पुराने दोस्त एडमिरल ओलशेंस्की भी इस मिशन का हिस्सा हैं। फर्स्ट मेट को चिंता होती है कि शायद ओलशेंस्की अब इस काम के लिए कुछ ज्यादा बूढ़े हो चुके हैं। जब विक्टर सबमरीन में आता है तो कई क्रू मेंबर्स शिकायत करते हैं कि उन्हें जबरदस्ती छुट्टियों से बुलाया गया है। उसी दौरान जूलिया और ऑस्कर, जो अभी भी बर्फीले तूफान में फंसे हुए हैं, फोन का सिग्नल पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। जूलिया स्क्रीन में व्यस्त होती है और अचानक एक गहरे गड्ढे में गिरने ही वाली होती है, लेकिन ऑस्कर वक्त रहते उसका हाथ पकड़ लेता है। उसी वक्त जूलिया के फोन को एक ऑनल रिग का सिग्नल मिल जाता है और कॉल लग जाती है, लेकिन बर्फीले तूफान की आवाज इतनी तेज होती है कि रिग पर काम कर रहे लोग उसकी बात ठीक से सुन नहीं पाते। कुछ ही पलों बाद सिग्नल चला जाता है और कॉल कट जाती है। ऑस्कर निराश होकर एक फ्लेयर शूट करता है और फिर थक कर बर्फ पर गिर पड़ता है। सुबह होते ही रेस्क्यू सबमरीन उस जगह पहुंचती है जहां पहली सबमरीन गायब हुई थी। काफी तैयारी के बाद रेस्क्यू टीम पानी में डाइव करती है। इधर क्रू देखता है कि ओलशेंस्की विक्टर को एक प्राइवेट रूम में ले जाते हैं जहां कुछ और सीनियर ऑफिसर्स भी मौजूद होते हैं। वहां वो एक रिपोर्ट दिखाते हैं जो सभी को परेशान कर देती है। धीरे धीरे पहली सबमरीन के गायब होने की अफवाह फैलने लगती है। दूसरी तरफ जूलिया और ऑस्कर हैरान रह जाते हैं जब देखते हैं कि बाव बर्फ में अटका हुआ है। ये देखकर उन्हें यकीन हो जाता है कि कोई न कोई उन्हें ढूंढने जरूर आएगा, इसलिए वो वहीं रुकने का फैसला करते हैं। जैसे ही सबमरीन बाव का सिग्नल पकड़ती है, वो तुरंत उसी दिशा में बढ़ने लगती है। रास्ते में अचानक कई व्हेल्स सबमरीन के चारों तरफ आ जाती हैं। क्रू कोशिश करता है कि उन्हें चोट पहुंचाए बिना नीचे उतरे, लेकिन एक व्हेल गलती से सबमरीन के रोटरी स्क्रू से टकरा जाती है। ओलशेंस्की तुरंत सोनार ऑन करने का आदेश देता है, जबकि विक्टर चिंतित होता है कि कहीं सोनार की तरंगों से ये जीव घायल न हो जाएं। जैसे ही सोनार एक्टिवेट किया जाता है, व्हेल्स दूर चली जाती हैं, लेकिन एक सेकंड बाद ही वो दोबारा लौट आती हैं। क्रू कंफ्यूज हो जाता है कि क्या करें, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें दिखता है कि व्हेल्स अब सचमुच दूर जा रही हैं। तभी पता चलता है कि उस इलाके में कोई लो फ्रीक्वेंसी साउंड फैल रही है और समुद्र का तल एक बार फिर ऊपर उठ रहा है। अंधेरे में एक विशाल टेंटिकल दिखाई देता है जो एक ही वार में एक व्हेल को मार गिराता है। सबमरीन का क्रू घबरा जाता है। वो न तो उस आवाज को पहचान पा रहे होते हैं और न ही राडार में आ रहे उस बड़े सिग्नल को समझ पा रहे होते हैं। ओलशेंस्की इसे दुश्मन मानकर फायर करने का आदेश देना चाहता है, लेकिन विक्टर उसे रोक देता है और कहता है जब तक कंफर्म न हो हम फायर नहीं कर सकते। वो आदेश देता है कोई छुपने की जगह ढूंढो। सबमरीन बर्फ की एक बड़ी दीवार में मौजूद क्रैक में घुसती है। हर बार बर्फ से टकराते ही सब कुछ हिलने लगता है। राडार का शोर और भी ज्यादा हो जाता है और हेडफोन पहने क्रू मेंबर्स के कान दर्द से कराहने लगते हैं। जैसे ही वह अज्ञात जीव उनका पीछा करता है, क्रू सबमरीन रोक देता है क्योंकि आगे रास्ता पूरी तरह ब्लॉक होता है। खुशकिस्मती से वो अजीबोगरीब जीव तब तक वहां से चला जाता है। क्रू डैमेज का असेसमेंट शुरू करता है और तभी ओलशेंस्की विक्टर को फालतू रिस्क लेने के लिए डांटता है। उनके पास कोई और विकल्प नहीं होता, इसलिए वो सतह पर आकर तुरंत रिपेयर का काम शुरू करते हैं। उधर ऊपर जूलिया और ऑस्कर कुछ पत्थरों के पास चिपक कर खुद को गर्म रखने की कोशिश कर रहे होते हैं। अचानक आसपास की बर्फ टूटने लगती है और सबमरीन पानी से ऊपर निकलती है। क्रू तुरंत सर्वाइवर्स को देखकर उनकी ओर दौड़ पड़ता है। जैसे ही ये कंफर्म होता है कि वे लोग निहत्थे हैं, उन्हें भीतर लाया जाता है और उनकी कहानी सुनी जाती है। विक्टर बाव की जांच करता है, फिर ओलशेंस्की से बात करता है। ओलशेंस्की सख्ती से कहता है इन सिविलियंस को सिर्फ खाना दो और छोड़ दो, क्योंकि ये भी हो सकता है कि ये जासूस हों। लेकिन विक्टर को उन दोनों पर दया आ जाती है। वो कहता है नहीं, इन्हें हमारे साथ रहने दो। इसके बाद सबमरीन दोबारा पानी में उतरती है ताकि उसी क्षेत्र के आसपास सर्च ऑपरेशन शुरू किया जा सके। मेडिकल चेक के बाद जूलिया और ऑस्कर को खाना दिया जाता है। विक्टर उनके पास आता है, एक नक्शा दिखाता है और कहता है अपने कैंप का पॉइंट बताओ और ये बताओ क्या तुमने कुछ अजीब देखा था। जूलिया जब एक्सप्लोसिव्स का जिक्र करती है तो विक्टर समझ जाता है कि शायद वही धमाका उसके भाई के जहाज के डूबने की वजह बना था। इसके बाद क्रू आगे की रणनीति पर चर्चा करता है। ओलशेंस्की गंभीर होकर कहता है हमें वापस लौट जाना चाहिए, हम इस रहस्यमयी खतरे का सामना नहीं कर सकते। अगर फिर से हमला हुआ तो इमरजेंसी सिग्नल भेजना भी मुमकिन नहीं होगा। लेकिन विक्टर अपने भाई को ढूंढने के लिए बुरी तरह बेताब होता है और क्रू को जूलिया के कैंप की दिशा में सबमरीन ले जाने का आदेश देता है। ओलशेंस्की उसे अलग ले जाकर कहता है ये दूसरी बार है जब तुमने गलत फैसला लिया है, अगर एक और चूक हुई तो हम सब खत्म हो जाएं। इसके बाद विक्टर अपने फर्स्ट मेट को समझाता है हमें जल्दी करनी होगी,
अगर उस दूसरी सबमरीन में कोई जिंदा है तो अब तक उनका ऑक्सीजन खत्म होने के करीब होगा। इसी बीच जूलिया को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। ऑस्कर कहता है ये सोनार की आवाज है, शायद कोई दूसरी सबमरीन को खोज रहा है। खोज जारी रहती है। तभी रडार फिर से उस रहस्यमयी दुश्मन की मौजूदगी को ट्रैक करता है जो उनके पीछे आ रहा होता है। विक्टर तुरंत आदेश देता है छिपने की कोई जगह ढूंढो, लेकिन इस बार वे खुले इलाके में होते हैं जहाँ कोई कवर नहीं होता। स्थिति बिगड़ती देख वो ऑनल रिग को इमरजेंसी सिग्नल भेजते हैं। जैसे ही रिग से छिपने की इजाजत मिलती है, क्रू थोड़ी राहत महसूस करता है। सबमरीन सतह पर जाने के लिए तैयार होती है, लेकिन तभी रिग पर मौजूद वर्कर्स देखते हैं कि समंदर की सतह से विशाल टेंटिकल्स बाहर निकल रहे हैं। वे तुरंत अलार्म बजा देते हैं। टेंटिकल्स रिग पर हमला कर देते हैं, ढांचे गिरने लगते हैं, हर तरफ धमाके होने लगते हैं। वर्कर्स घबरा जाते हैं और भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिग बुरी तरह टूट रहा होता है और उनके पास बच निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। सबमरीन का तेल रिग से संपर्क टूट जाता है तो विक्टर पेरिस्कोप के जरिए देखने की कोशिश करता है। जैसे ही वो देखता है कि विशाल टेंटिकल्स रिग को तहस नहस कर रहे हैं, उसका चेहरा डर से सिहर उठता है। वो ये भयानक दृश्य स्क्रीन पर बाकी क्रू को भी दिखाता है। रिग पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है और वही राक्षसी जीव फिर से सबमरीन का पीछा करने लगता है। जान बचाने के लिए सबमरीन को एक तीखा मोड़ लेना पड़ता है, जिससे किचन में बर्तन और दूसरी चीजें जमीन पर गिर जाती हैं। ओलशांस्की मन ही मन सोचता है कि विक्टर का यह तीसरा गलत फैसला है और अब वह ऐलान करता है कि सबमरीन की कमान अब उसके हाथों में होगी। वह तुरंत 2 टॉर्पीडो फायर करने का आदेश देता है। दोनों निशाने पर लगते हैं और वह गर्व से कहता है ऐसे काम होता है। लेकिन उसका आत्मविश्वास चूर चूर हो जाता है जब एक ऑफिसर कहता है सर दुश्मन अब भी मूव कर रहा है। फिर और टॉर्पीडो दागे जाते हैं। एक और बड़ा धमाका होता है, लेकिन राक्षसी जीव अब भी जिंदा होता है। अब वह राक्षस और तेजी से सबमरीन का पीछा करने लगता है। ओलशांस्की डर के मारे सन्न रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि अब क्या किया जाए। तब विक्टर दोबारा कमान अपने हाथ में लेता है और पूरे क्रू को आदेश देता है कि सबमरीन को फुल स्पीड पर चलाओ। कुछ हमलों से तो वे बच जाते हैं, लेकिन एक टेंटिकल सबमरीन से जोर से टकराता है, जिससे जहाज को कुछ नुकसान पहुंचता है। पूरा क्रू जमीन पर गिर जाता है और विक्टर का सिर जोर से टकराता है। उसे चक्कर आने लगते हैं। कुछ कंप्यूटर शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं और एक भारी मॉनिटर गिरकर एक क्रू मेंबर को कुचल देता है। सबमरीन डूबने लगती है और उसी मौके का फायदा उठाकर वो दानव एक और भीषण हमला करता है। टॉर्पीडो कंपार्टमेंट में जोरदार धमाका होता है और वहां आग लग जाती है। तुरंत वेंटिलेशन बंद कर दिया जाता है और उस हिस्से को सील कर दिया जाता है। अंदर फंसे 7 लोग आग बुझाने की कोशिश में जुट जाते हैं, हाथों में फायर एक्सटिंग्विशर लिए हुए। एक और जोरदार झटका आता है। टेंटिकल्स की ताकत से सबमरीन और भी तेज नीचे की ओर खींचती है। रडार दिखाता है कि राक्षस अब चारों तरफ से उन्हें घेर चुका है। जब क्रू पास से देखता है तो सच सामने आता है, ये एक क्रैकन है, समंदर का वो पौराणिक दैत्य, जीवित और बेहद खतरनाक। अब उनके पास गिने चुने टॉर्पीडो बचे हैं, लेकिन हालात ऐसे नहीं है कि उन्हें फायर किया जा सके। विक्टर फौरन आदेश देता है साइलेंस मोड एक्टिव करो, क्योंकि समुद्री शिकार अपनी आवाज से ही अपने शिकार को ढूंढते हैं। आग बुझाने का काम रोक दिया जाता है, जिससे टॉर्पीडो रूम में कार्बन मोनोऑक्साइड का स्तर बढ़ने लगता है। अचानक क्रैकन की एक अजीब और तेज आवाज कम्युनिकेशन ऑफिसर के कानों में चुभने लगती है। उधर टॉर्पीडो रूम में फंसे लोग एक दूसरे को देखते हुए बस यही सोच रहे होते हैं, क्या यही हमारी मौत है? लेकिन तभी विक्टर का प्लान काम करता है। क्रैकन धीरे धीरे वहां से दूर चला जाता है। पूरे क्रू की जान में जान आती है। अब वे फिर से आगे बढ़ सकते हैं, मगर आग अब तक फैल चुकी है, इतनी कि चंद एक्सटिंग्विशर से उसे बुझा पाना नामुमकिन है। जब कुछ लोग आग से झुलस जाते हैं, विक्टर आदेश देता है कंपार्टमेंट छोड़ दो, हथियारों को जलने दो। कई अफसरों को बाहर निकलते वक्त चोट लगती है, लेकिन क्रू उनकी मदद करता है और आखिरी पल में दरवाजा बंद कर दिया जाता है ताकि आग अंदर ही सीमित रहे। प्रेशर कंट्रोल करके आखिरकार वे लोग आग पर काबू पा लेते हैं। इसके बाद जितने लोग स्वस्थ होते हैं उन्हें रिपेयर ड्यूटी पर लगा दिया जाता है और बाकियों को इन्फर्मरी या उनके कमरों में भेजा जाता है। ऑस्कर और जूलिया लोगों को मेडिकल सहायता देते हैं, जिससे वे पूरी क्रू का भरोसा जीत लेते हैं। जूलिया विक्टर के माथे पर लगा कट भी साफ करती है। तभी एक अफसर हंसते हुए कहता है लगता है तुम उसे प्यार करने लगी हो। जूलिया मना करती है, लेकिन अफसर बताता है विक्टर ने तुम्हें बचाने के लिए सारे नियम तोड़ दिए थे। बाद में विक्टर पूरी क्रू से सलाह लेता है हमें अब क्या करना चाहिए। सब एक मत होते हैं, हमें वापस लौटना चाहिए, क्योंकि न तो उन्हें दूसरी सबमरीन की कोई जानकारी है और न ही वे उस क्रैकन से लड़ सकते हैं। तभी ओलशांस्की विक्टर को याद दिलाता है तुम्हारे पिता भी एक हीरो थे। एक सबमरीन हादसे में उन्होंने सभी की जान बचाई, लेकिन खुद नहीं बच सके। काफी हिचकिचाहट के बाद विक्टर भी मान जाता है। सबमरीन जब घर की तरफ लौटने लगती है, विक्टर अपने पिता का लिखा आखिरी खत पढ़ रहा होता है। तभी जूलिया कमरे में आती है और देखती है कि उसके कमरे में कुछ परिंदे हैं। विक्टर बताता है ये एक पुराना तरीका है ऑक्सीजन लेवल चेक करने का। परिंदे अगर बेचैन हो जाएं, तो मतलब है हवा में कुछ गड़बड़ है। जूलिया एक नक्शा मांगती है और उन सभी जगहों पर निशान लगाती है जहां जहां उन्होंने क्रैकन को देखा था। अपने कैंप की जगह भी वो बताती है। कहानियों के मुताबिक ये जानवर पहले भी कई जहाजों पर हमला कर चुका है, लेकिन फिर एकदम से गायब हो गया था। कुछ स्कॉलर्स का मानना है शायद क्रैकन गहरी नींद में चला गया था, एक डीप स्लंबर में। जूलिया धीरे धीरे एक नतीजे पर पहुंचती है। मेरे एक्सप्लोसिव्स ने शायद उसके छिपे हुए मांद लेयर को हिट किया था और उसी से वो जाग गया। वो सावधान करती है अगर हमने फिर कोई गलती की तो वो फिर से हमें ढूंढ लेगा। विक्टर उसकी बातों से प्रभावित होता है। वो पूछता है तुम्हें ये सब कैसे पता है? क्या तुम्हें अंदाजा है तुम्हारे भाई की सबमरीन कहाँ हो सकती है? जूलिया समझाती है ऑक्टोपस अक्सर अपने शिकार को खींचकर अपने मांद तक ले जाता है, तो उसकी मांद वहीं कहीं होनी चाहिए जहां मेरा कैंप था। तभी एक अफसर तेजी से आता है। सर मुझे एक क्लू मिला है। वो उन्हें साइलेंट मोड के दौरान की एक रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें सबको एक मेटल पर नॉकिंग की आवाज सुनाई देती है। वे सिग्नल को ट्रेस करते हैं और पता चलता है वो आवाज जूलिया के कैंप से ही आई थी। विक्टर धीरे से कहता है मतलब वहां अभी भी कोई जिंदा हो सकता है। विक्टर एक पैशनेट स्पीच देता है इंसानी जिंदगियों की अहमियत और सामने आने वाले खतरों के बारे में, और अपने क्रू को ऑर्डर देता है कि सबमरीन को जूलिया के कैंप की तरफ ले जाया जाए। ट्रैवल के दौरान विक्टर अपने बचपन के बारे में सोचता है जब वो पहाड़ों में खो गया था। वो तभी अपने ख्यालों से बाहर आता है जब सबमरीन सर्च एरिया में पहुंचती है। अचानक सबमरीन के मशीन्स और वॉल्स से रिवेट्स निकलकर उड़ने लगते हैं, ग्लास और लाइट्स टूट जाते हैं। इसका मतलब होता है कि वो लोग ज्यादा डीप चले गए हैं। सबमरीन को थोड़ा ऊपर उठाया जाता है। तब एक ऑफिसर नोटिस करता है कि उन्हें एक गहरा
एबिस मिल गया है। विक्टर मिनी सबमरीन भेजने का फैसला करता है ताकि वो नीचे जाकर इन्वेस्टिगेट कर सके। क्योंकि एक पायलट पहले वाले अटैक में जख्मी हो गया था, विक्टर खुद वॉलंटियर करता है और कमांड टेम्परेरी ओलशेंस्की के हवाले करता है। विक्टर और 2 ऑफिसर्स मिनी सबमरीन में जाते हैं। जैसे जैसे वो एबिस में नीचे जाते हैं, मेटल क्रैक होने की आवाजें आती हैं, क्योंकि सबमरीन इतनी गहराई कभी नहीं गई थी। प्रेशर उन पर असर डालने लगता है, तो अगर वो कुछ जल्दी नहीं ढूंढते तो उन्हें वापस आना पड़ेगा। एक इको सुनाई देता है और वो उस डायरेक्शन में जाते हैं। वहां उन्हें कई डूबी हुई शिप्स मिलती हैं, जिसका मतलब जूलिया की थ्योरी और कहानियां दोनों सच निकली। आखिरकार उन्हें दूसरी सबमरीन मिलती है। वो काफी डैमेज में होती है, लेकिन उसका नॉच सेक्शन अब भी ठीक होता है। इसका मतलब अंदर सर्वाइवर्स हो सकते हैं। टीम मिनी सबमरीन को उसके ऊपर डॉक करने की कोशिश करती है, लेकिन स्ट्रॉन्ग करंट के कारण ये काफी मुश्किल होता है। काफी स्ट्रगल के बाद कनेक्शन बन जाता है। विक्टर डाइविंग गियर पहनकर कनेक्शन क्रॉस करता है। वो दूसरी सबमरीन का हैच नॉक करता है और खनुशी से पागल हो जाता है जब देखता है कि क्रू अब भी जिंदा है, उसका भाई अलेक्जेंडर भी। ये खबर मेन सबमरीन को भेज दी जाती है और सब लोग सेलिब्रेट करते हैं। अलेक्जेंडर बताता है कि उन्होंने साइलेंट मोड इसलिए रखा था ताकि क्रैकन का ध्यान ना आए और सिर्फ कभी कभी सिग्नल भेजा करते थे। विक्टर जितने सर्वाइवर्स आ सकते हैं उन्हें मिनी सब में भेजता है, लेकिन क्लियर होता है कि उन्हें 2 ट्रिप्स करनी पड़ेंगी। विक्टर डिसाइड करता है कि वो अपने भाई के साथ रुकेगा और एक मैकेनिक बचा हुआ पायलट बनेगा। मिनी सब एक ट्रैकर मेन नोज पे इंस्टॉल करता है ताकि वापस आकर इजीली लोकेशन मिल सके, लेकिन उन्हें उसे ऑफ करना पड़ता है जब लगता है कि इससे क्रैकन अट्रैक्ट हो सकता है। जब मिनी सब निकलता है तो पूरी सबमरीन रैकेज हिलती है, लेकिन थैंकफुली वो गिरती नहीं। जब वो लोग मेन सबमरीन पहुंचते हैं तो सर्वाइवर्स का तुरंत इलाज शुरू हो जाता है। नया पायलट इतना बीमार होता है कि दूसरी ट्रिप नहीं कर सकता। तब जूलिया ऑस्कर से हेल्प मांगती है। ऑस्कर, जिसे सबमरीन्स का काफी एक्सपीरियंस होता है, एग्री कर जाता है। जब मिनी वेसल फिर से निकलता है, ओलशेंस्की रडार पर देखता है कि क्रैकन फिर से मूव करना है। इसी दौरान विक्टर और अलेक्जेंडर हथियारों को रिट्रीव करने जाते हैं, जैसे उनके सुपीरियर्स ने उन्हें आदेश दिया था। वो डैमेज सबमरीन के वेपन सेक्शन में पहुंचते हैं और सेफ से कोड्स निकालते हैं, लेकिन जब वो उन कोड्स को कंप्यूटर में डालते हैं तो सिस्टम कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। विक्टर हार नहीं मानता। कई बटन दबाने के बाद आखिरकार सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। हथियार अब भी काम करते हुए दिखाई देते हैं। इस प्रोसेस से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स को मिनी सबमरीन पकड़ लेता है और उसी दिशा में आगे बढ़ने लगता है। मुख्य सबमरीन में क्रू डरा हुआ होता है, क्योंकि क्रैकन बहुत ही नजदीक आ चुका होता है। वो तेजी से सबमरीन को सी बेड पर लैंड करने और साइलेंट मोड में जाने की कोशिश करते हैं। क्रैकन एक भारी चट्टान से टकराता है जो सीधा सबमरीन पर गिरती है और प्रेशर के कारण रिवेट्स फिर से उड़ने लगते हैं। एक कंपार्टमेंट में पानी भरने लगता है, जिससे क्रू को यह समझ नहीं आता कि वो साइलेंट मोड को और कितनी देर तक बनाए रख पाएंगे। उसी समय मिनी सबमरीन मलबे तक पहुंच जाती है। डॉकिंग प्रोसेस के दौरान गलती से ट्रैकर एक्टिव हो जाता है। क्रैकन अब मुख्य सबमरीन पर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसे ट्रैकर का सिग्नल मिल जाता है और वो वापस अपने ठिकाने की ओर तैरने लगता है। ओलशेंस्की तुरंत क्रू को आदेश देता है, यही मौका है, सतह की तरफ लौट चलो। उसी समय विक्टर एक तंग पाइप के जरिए रेंगते हुए टॉर्पीडो रूम तक पहुंचता है, जो मलबे की वजह से पूरी तरह से ब्लॉक हो गया था। दूसरी तरफ अलेक्जेंडर मिनी सबमरीन के डॉक होने की आवाज सुनता है और अपने क्रू को उसमें चढ़ने का आदेश देता है, जबकि वो खुद अपने भाई का इंतजार करता है। आखिरकार विक्टर हथियारों वाले कमरे तक पहुंच जाता है और टॉर्पीडोज में कोड्स डालना शुरू करता है, और वहीं अलेक्जेंडर कंप्यूटर पर वही काम कर रहा होता है। हथियारों को पूरी तरह लोड होने में थोड़ा वक्त लगेगा, और यही मौका है जब क्रैकन उनके बेहद करीब पहुंच जाता है। सबमरीन का क्रू झटके के लिए खुद को तैयार कर लेता है, क्योंकि क्रैकन के टेंटिकल्स अब सबमरीन को पूरी तरह से घेर चुके होते हैं। दोनों भाई रेडियो पर बात करते हैं और बीते झगड़ों के लिए एक दूसरे से माफी मांगते हैं। क्रैकन सबमरीन का आधा हिस्सा तोड़ देता है, लेकिन शुक्र है वो हिस्सा सिर्फ खाली टेल सेक्शन होता है। जब क्रैकन दोबारा हमला करने आता है, बस तब दोनों भाई एक साथ एक ही पल में बटन दबाते हैं और अगले ही सेकंड हथियार सक्रिय हो जाते हैं। एक बेहद शक्तिशाली विस्फोट क्रैकन को जला देता है और वो फट जाता है। इस धमाके का असर इतना जबरदस्त होता है कि एक तेज रोशनी की किरण आर्कटिक की बर्फ को चीरते हुए वातावरण तक पहुंच जाती है। अब पानी सबमरीन में घुसने लगता है और विक्टर फौरन पाइप के रास्ते लौटता है अलेक्जेंडर तक पहुंचने के लिए। हथियार अब किसी भी पल खुद को नष्ट कर सकते हैं। उन्हें जल्द से जल्द वहां से निकलना होगा। सबमरीन डूबने लगती है और तेज लहरों की वजह से दोनों भाई एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। विक्टर बेताबी से अलेक्जेंडर को ढूंढता है और तभी उसे पानी से बाहर आता उसका हाथ दिखता है। वो झट से उसका हाथ पकड़ता है और तब तक नहीं छोड़ता जब तक अलेक्जेंडर सुरक्षित उसके पास नहीं आ जाता। दोनों तेजी से सीढ़ियां चढ़ते हैं और मिनी सबमरीन में घुस जाते हैं। पानी अंदर आने ही वाला होता है, लेकिन वो वक्त रहते दरवाजा बंद कर देते हैं। अब बस 2 मिनट बचे हैं विस्फोट के लिए और मिनी सबमरीन अभी तक अनडॉक नहीं हो पाई है। जब मलबा एबिस की गहराई में गिरने लगता है, विक्टर को इमरजेंसी लीवर याद आता है। वो फौरन उसे खींचता है और आखिरकार मिनी सबमरीन मुख्य सबमरीन से अलग हो जाती है। वो सबमरीन को लेकर उड़ जाते हैं। ठीक धमाके से कुछ पल पहले शॉक वेव्स उनकी मिनी सबमरीन को समुद्र में घुमाकर फेंक देती है। सतह पर मुख्य सबमरीन में सभी लोग बेसब्री से किसी खबर का इंतजार कर रहे होते हैं। जब लगने लगता है कि अब कोई उम्मीद नहीं बची, तभी पानी में कुछ बबल्स नजर आते हैं। वो होती है वही मिनी वेसल जो आखिरकार वापस लौट आई होती है। जैसे ही सब लोग जश्न मनाने लगते हैं, विक्टर अलेक्जेंडर को उनके पिता की घड़ी लौटाने की कोशिश करता है, लेकिन अलेक्जेंडर मुस्कुराकर कहता है, ये घड़ी अब तुम्हारी है, तुमने इसका हक हासिल कर लिया है। कुछ समय बाद क्रू रूस पहुंचता है और दोनों भाई अपने परिवार से मिलकर जज्बाती लम्हों का जश्न मनाते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि ऐसे और वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया देखने के लिए।